से बंद कर दिया है। ठीक है, अब बंद करने के बाद पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं बच्चे थोड़ा, कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज द प्रोसेस बाय द एग्जिस्टेंस, यानी कि जो फर्म एग्जिस्ट कर रही है, ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एंड, यानी जो पार्टनरशिप हम चलाते आ रहे हैं हम उसको क्या कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे बंद कर देते हैं। एमसीक्यू में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनेगा बेटा आपका वो ये बनेगा कि किस एक्ट के अंदर ये आता है, तो आप ये सेक्शन 39 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कहता है दिस इन्वॉल्व्स, अब एंड के अंदर हम कर क्या सकते हैं, एंड में बच्चे सबसे पहले हम कर सकते हैं दिस इन्वॉल्व्स द सेल और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। पहला स्टेप बताया था आपको कि जितनी भी आपके पास एसेट्स हैं आप उसको क्या कर दोगे बच्चे, यहाँ पे सोल्ड आउट कर दोगे। सेटलमेंट ऑफ अ लायबिलिटी, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो जो हमारी देनदारी है हम उसको खत्म करेंगे। एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, और अपनी बुक्स को क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देखो बेटा, अब अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि डिसोल्यूशन होता किस किस तरीके से है, तो ध्यान से देखिए आप जरा। अब डिसोल्यूशन जो होता है ना बेटा, बहुत सारे तरीके हैं हमारे, जैसे हम बात करें डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सबसे पहले हम डिसोल्यूशन कैसे कर सकते हैं कि हमने एक एग्रीमेंट करा था, देखो लिखा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ये कहते हैं कि हमें ये बिजनेस या हमने फर्म एग्री आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी बेस पे। ठीक है, आगे कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि ये वो डिसोल्यूशन है, पार्टनर चाहे ना चाहे, फर्म चाहे ना चाहे, लेकिन ये कंपल्सरी हो जाता है कंडीशन पे आके। वो कंडीशन क्या है, when all the partners or all but one partner become a insolvent, या तो सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा दिवाला निकल जाना या पैसे बिल्कुल खत्म हो जाना, बिजनेस बिल्कुल लॉस में चला गया, चाहे सारे पार्टनर जाए चाहे कोई भी एक पार्टनर जाए। when the business of the firm become illegal, या आपने कोई इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर दिया बच्चे जो क्या है, इलीगल है। when a partner who is a citizen of a country become an allied enemy because of the declaration of war with his country एंड इंडिया, मान लो एक पार्टनर है बच्चे, वो किसी ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जहां से हमारी लड़ाई छिड़ गई, या हमारी मान लो चाइना से लड़ाई छिड़ गई आज की डेट में, तो अगर हमने वहां से कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कुछ लेन देन का, तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे कैंसिल करना पड़ेगा, हम उससे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, देखो हमने 3 चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या है बच्चे कि अगर सारे पार्टनर चाहते हैं और कॉन्टेक्ट में है तो कर दो। एक हो गया कंपल्सरी, उसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब है कुछ सर्टेन कंटीजेंसी, कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, अचानक से कुछ चीज का होना। तो कहते हैं इफ कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, मान लो मैंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी लेकिन उसके साथ मैंने पहले ही तो पार्टनरशिप डीड बनाया था ना, उसके अंदर मैंने एक एग्रीमेंट किया था कि मान लो मैं ये 4 साल 5 साल 10 साल चलाऊंगा, तो जब आपकी एंड डेट आएगी तो वहां पे जाके वो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इफ कंस्टिट्यूट टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, मान लो कई फर्म्स होती हैं, ज्यादातर इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, उनकी 3-4 साइट चल रही हैं। अब मान लो बिल्डिंग बन रही है, उन्होंने कहा ये बिल्डिंग 4 साल में कंप्लीट होगी, ये 5 साल में, ये 6 साल में, तो जैसे जैसे उनका वो वेंचर कंप्लीट होता जाएगा, वो काम पूरा होता चला जाएगा, तो वो जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या होती चली जाएगी, एंड होती चली जाएगी आपकी। ठीक है, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर क्या हो जाए, मर जाए, बाय द एजुकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, ये ऊपर वाला पॉइंट ही हो गया कि अगर मान लो कोई पार्टनर क्या हो जाता है यहाँ पे, इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस, अब एक डिसोल्यूशन कब होता है, जब हम नोटिस देते हैं। कैसे, इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर, किसी अदर पार्टनर को उसने एक नोटिस दे दिया, टेलिंग हिज इंटेंशन ऑफ सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बेटा कोई भी रीजन हो सकता है, वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसको पसंद नहीं आया, कुछ भी XYZ, तो वो कहता है कि मैं आपके साथ अभी बिजनेस कंटिन्यू नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपका मन कर रहा हो आप एंड कर दोगे, आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पे नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन बाय अ कोर्ट सेक्शन 44, एक होता है जब कोर्ट कहता है करने के लिए, कब कहेगा, व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। मान लो हमने पार्टनर रख लिया, अब आपने देखा भी होगा कई बार हम पार्टनरशिप करते हैं, वो पार्टनर ठीक होता है, मान लो उसके बाद उसे कोई गंदी आदत लग गई, मान लो कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो नॉर्मली अटेंड नहीं कर पा रहा बिजनेस को, या बिजनेस के काम नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम मना करेंगे कि भैया पार्टनरशिप हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। When a partner is guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm, मिसकंडक्ट का मतलब है मान लो किसी पार्टनर का नाम खराब हो गया, चोरी में पकड़ा गया, किसी भी चीज में पकड़ा गया, उसकी गुडविल की वजह से, उसके मिसकंडक्ट की वजह से क्या हो रहा है बच्चे, हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब भी हम उसे क्या कर सकते हैं, उस पार्टनरशिप फर्म के या पार्टनरशिप में से बाहर किया जा सकता है। लास्ट वन,
व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी। मतलब क्या है, यहाँ पे एक पार्टनर है, काम तो आपके साथ कर रहा है, लेकिन उसका जो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अपनी जो सारी चीजें कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, थर्ड पार्टी के लिए कर रहा है। कैसे, मान लो हम 3 पार्टनर एक बिजनेस कर रहे हैं, हमारा सामने से कोई क्लाइंट है, तो मैं अपनी फर्म पे ध्यान न देके मैंने क्या करा, उसके साथ टैप कर लिया। मान लो एक चीज 10,000 रुपए की आती है, मेरे को 11,000 रुपए की मार्केट में बेचनी है, मैं उसे कह देता हूँ भाई 10,000 की आ रही है, मैं तेरे को 10,000 में दे दिया करूंगा। मतलब मैंने सामने वाले से क्या करा, कुछ ज्यादा अच्छे रिलेशन बना लिया अपने फर्म के अगेंस्ट जाके। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, इसको खत्म किया जाएगा। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। जब आप मानते हो क्या कि बिजनेस को कैरी नहीं किया जाता लॉस के अलावा, ठीक है, आप चाहते हो कि इस बिजनेस को कंटिन्यू हम नहीं करना चाहते, तब भी आप कोर्ट के पास जाओगे, वो क्या हो जाएगा, आपका डिसॉल्व कर देगा। अब आता है बेटा यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों टर्म अलग हैं और इसमें कंफ्यूजन रहती भी है। हमें लगता है कि दोनों एक ही है, फर्म और पार्टनरशिप का, लेकिन ऐसा नहीं होता। टर्मिनेशन ऑफ अ बिजनेस, द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एंड होती है। मान लो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं बेटा, हम एक फर्म चला रहे हैं, ध्यान से समझना, ए लिमिटेड एक फर्म चल रही है बच्चे, उसमें पार्टनर है हमारे पास ए बी सी। हम किसी रीजन से सी को मना कर रहे हैं, बी को मना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलके जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक पार्टनरशिप। क्या बना रहे हैं, ये एक पार्टनरशिप। और ये जो है ये कौन है, हमारी एक फर्म है। तो यहां पे जब ये एंड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि फर्म भी एंड हो, यहां पे पार्टनरशिप एंड होके हो सकता है कि इनकी जगह पे डी ई एफ ये क्या आ जाए बेटा, अब हमारे नए पार्टनर आ जाए जो इस फर्म को कंटिन्यू रखे। तो जब पार्टनरशिप एंड होती है तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि फर्म भी एंड होगी। द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज। लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनर्स भले ही रह जाए, जब फर्म ही बंद कर दी गई है, बिजनेस ही बंद कर दिया गया, तो पार्टनर क्या करेंगे रह के, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन। देखो बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप जो है वो होता है किस कंडीशन में, एडमिशन और रिटायरमेंट की कंडीशन में, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन में। लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो क्या है, जब आप फाइनली क्या करते हो, बिजनेस को आप अपने प्रॉपर तरीके से क्या कर देते हो बच्चे, बंद कर देते हो। क्या कर देते हो, यहाँ पे आप बंद करते हो, ठीक है। अब अगली है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करी जाए, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू थ्रू अ चेंज फॉर्म। कहते हैं कंटिन्यू रहता है लेकिन चेंज हो जाते हैं। मान लो एक पार्टनर नया आ गया, एक पार्टनर चला गया, तो यानी रिटायरमेंट और एडमिशन में जैसे होता है। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एंड। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्म ही आपकी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। क्लोजर ऑफ अ बुक डज नॉट रिक्वायर बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। इसके अंदर क्लोजिंग कभी भी नहीं करते, इसमें हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। एग्जाम्पल समझना भाई, डेथ के अंदर आपने और रिटायरमेंट के अंदर, एडमिशन के अंदर क्या बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट बनने का मतलब है अभी वो बिजनेस चल रहा है तभी उसकी बैलेंस शीट बन रही है। यहाँ पे क्या बना रहा हूं मैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट बना के फर्म को क्या कर देता हूँ, क्लोज। और बैंक अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती ही नहीं है, क्योंकि फर्म एंड हो गई तो हमारे पास बैलेंस बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब अकाउंट्स टू बी ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कितने तरीके के बेटा अकाउंट्स खोले जाते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो देखेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अब एक एक करके पहले हम समझते हैं बेटा थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट की बात करी जाए, कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये आपको याद इसलिए करना है क्योंकि कहां पे पूछा जाएगा, 1 मार्क्स। ओपन टू डिस्पोज ऑल द असेट्स एंड सेटल द लायबिलिटी। भाई रियलाइजेशन अकाउंट खोला क्यों जाता है बेटा, ये इसलिए खोला जाता है कि जो भी हमारी असेट्स है, लायबिलिटीज है, हम उनको क्या कर दें, खत्म कर दें, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ताकि मेरे को ये पता चल सके कि भाई जब मैं बिजनेस को एंड कर रहा हूं तो बिजनेस को एंड करते टाइम मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। पार्टनर्स लोन अकाउंट कहता है इफ एनी पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू द फर्म, कहता है अगर किसी भी पार्टनर ने बच्चे क्या दिया है, लोन दिया है फर्म को, सेपरेट पार्टनर लोन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज आर पेड इन फुल। ये मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर ने पैसे दिए हैं तो पार्टनर ने अगर लोन दिया है बच्चे, इट इज अ इंटरनल लायबिलिटी, और बाहर से मैंने पैसा लिया है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और रूल ये है हमारा डिसोल्यूशन के अंदर कि पहले हम सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करेंगे, यानी बाहर वालों का पैसा देंगे, उसके बाद अगर मेरे पास पैसा बचेगा तो हम क्या पे करेंगे, अपने पार्टनर की लायबिलिटी को पे करेंगे, यानी इंटरनल लायबिलिटी पे करेंगे, ठीक है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहते हैं बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव साइड, डेबिट और क्रेडिट। कैश और बैंक अकाउंट, कहते हैं बैलेंस ऑफ कैश और बैंक अकाउंट आर ट्रांसफर टू चेक द वेरिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एक्टिविटी। भाई हम ये बनाते क्यों है बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट मैच करता है ना एंड में। हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो जो सामान था वो बेच दिया, जो जो पैसा आया उससे हमने लायबिलिटी पे कर दी, जो पैसा कैपिटल के रूप में पार्टनर्स को देना था वो भी दे दिया। यानी अब फर्म के अकाउंट में कुछ भी, अगर दोनों चीजें बैलेंस हो गई तो इसका मतलब जो जो फर्म का पैसा था वो पूरे तरीके से क्या हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है, कहीं पे भी कोई बैलेंस नहीं बचा है। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट देखना बेटा, ये रहा, ये आपकी बैलेंस शीट है। ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है, इसके अलावा आपकी कुछ आइटम्स बचती ही नहीं है। ये सारी की सारी आइटम्स इसमें इंक्लूड है, इससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा बेटा। सबसे पहले आती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्या है? जो बाहर वाली है। ठीक है, बाहर वाली लायबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, पार्टनर्स रिलेटिव लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये आपने कुछ क्वेश्चंस में ये पढ़ा, मिसिस एज वाइफ लोन, है ना? तो वाइफ लोन का मतलब हो गया पार्टनर की वाइफ का लोन, तो थर्ड पार्टी है। और वहां पे लिखा होगा मिस्टर ए लोन, तो वो क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। और उसकी वाइफ का लोन क्या है बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल, रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स। कुछ रिजर्व जो हम एसेट्स के अगेंस्ट बनाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, ज्वाइंट फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सारे के सारे कहां पे आ जाएंगे बेटा? आपकी लायबिलिटी पोर्शन का पार्ट है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है ये वाला पार्ट। तो ये क्या होता है बेटा? सारा का सारा एडजस्टमेंट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होता है? देख लो, सिंपल बता रखा है भाई। क्वेश्चन आपको दिया होगा कैसे बच्चे, यहां पे ध्यान से देखेंगे अभी आप। अगर हम बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन गिवन होगा, देखो हमें क्वेश्चन तो यही गिवन है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में मेरे को ये सारी चीजें दी हुई हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, वाइफ लोन, बैंक लोन। ये सब क्या है? मेरी एक तरीके से थर्ड पार्टी, या फिर हम कह सकते हैं बच्चे ये हमारी कौन सी लायबिलिटीज है? सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। अब इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट क्या है भाई? सबसे पहले आपको बताया था कि इन सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के कहां पे उतार लो? क्रेडिट साइड में। ठीक है, कहां पे उतार लिया बच्चे हमने? सारी की सारी क्रेडिट साइड में। यहां पे लिखा भी हुआ है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या है बेटा? लायबिलिटी कहां पे आ जाएगी? लेकिन अब यहां पे चीजें समझना, वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी थी, रियलाइजेशन में चली गई। ये क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। कहता है इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन, इट इज ट्रांसफर टू द बैंक और कैश अकाउंट। ये आपकी लायबिलिटी साइड में शो नहीं होगा, ये सारा का सारा कहां पे जाएगा? सीधा बैंक अकाउंट से पे हो जाएगा। बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपको बैंक का बैलेंस गिवन है क्रेडिट साइड का, तो यानी आप इसको ब्रॉट डाउन करोगे बैंक अकाउंट में, कहां पे? बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट। मान लो ए का लोन अकाउंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चे मेरे को यहाँ पे? एज लोन अकाउंट। तो जब ए के लोन अकाउंट की बात करी जाएगी तो ए के लोन अकाउंट का बैलेंस बीडी कर दिया जाएगा, कहां पे बेटा? आपका क्रेडिट साइड के अंदर। यानी कि इसके दो ट्रीटमेंट बताए थे मैंने आपको, एक रियलाइजेशन में शो करके रियलाइजेशन में ही पे कर दो, अदरवाइज सिंपलेस्ट वे क्या है? रियलाइजेशन में लेके ही मत जाओ, सीधा बैंक से क्या कर दो? ए का लोन अकाउंट बनाओ और यहाँ पे इसको क्या कर दो? आप पे कर दो। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सिंपल है कि ये कहां पे जाता है बच्चे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ब्रॉट डाउन कर लिया जाएगा, और असेट साइड में लिया होगा तो वो डेबिट साइड में, यानी कि क्रॉस चलता है बेसिकली। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है? कि सारे के सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या किए जाते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, और वो भी किस रेशियो में किए जाते हैं बच्चे? ओल्ड रेशियो के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा? वो सारे रिजर्व फंड जो मैंने बनाए थे लेकिन यूज नहीं हुए, तो वो मेरा प्रॉफिट क्या बन गया? एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड बन गया, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाएगा उसको। ठीक है, अब रिजर्व अगेंस्ट द असेट्स, इनके साथ बेटा ट्रीटमेंट है। देखो यहां पे कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, जेएलपी, डेप्रिसिएशन फंड। इनमें आपको दिक्कत भी आ रही थी, ये सारे आप कहां पे लिख लो? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। और आगे क्या लिखा है? नो फर्दर एंट्रीज टू बी, सिर्फ आपको ये शो करने होते हैं पे। ये ट्रांजेक्शंस क्या है? जो कि रियलाइजेशन की लायबिलिटी में शो तो करी जाएंगी लेकिन पेड ऑफ नहीं करी जाती। ठीक है, फिर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बोथ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। अब हम यहां पे सीखेंगे कि जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं
कुछ होती है जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से शो हो रही है और कुछ है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। ट्रीटमेंट समझते हैं बच्चे। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। इफ द लायबिलिटी इज पेड बाय द फर्म, और लायबिलिटी कौन पे कर रहा है बेटा? फर्म। तो आपको एंट्री सिखाई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इफ लायबिलिटी इज पेड बाय अ पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो आएगा वो ये होता है कि किसी लायबिलिटी को मैं किसी असेट से क्या कर देता हूं, राइट ऑफ, तो उसकी हमें कोई एंट्री करनी ही नहीं होती, वो नो एंट्री में चली जाती है। ठीक है, तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा। दो ही है, या तो आप कैश में पे करोगे या कोई पार्टनर पे करेगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा, यहां पे देखो बैंक पेड द फर्म, ये देखो यहां पे क्या ट्रीटमेंट है लायबिलिटी का। ये सारी लायबिलिटी आपने उतार ली, ये सारी की सारी लायबिलिटी जो है ये लायबिलिटीज है थर्ड पार्टी, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। आप इसको यहां पे उतारोगे, यहां पे क्या कर दोगे बेटा? अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर, बैंक पे कर रहा है तो। अब अगर पार्टनर ने पे करी है, देखो अगर पार्टनर ने पे करी है तो कहां चली गई है? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में। और बैंक ने पे करी है तो कहां पे चली गई बेटा? ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिप्स क्या है इसको समझना बेटा बहुत ध्यान से। कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी। मान लो कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है किसी आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में, जैसे कि क्रेडिटर, बिल पेबल एक्सेट्रा, फुल पेमेंट इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ सच लायबिलिटी हैड टू बी पेड ऑफ। तो हमें बेटा वो पूरी की पूरी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, भले ही हमें मेंशन है या नहीं है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड मतलब ही क्या है बच्चे? उसको हमने रिकॉर्ड करी ही नहीं है। लेकिन बट इफ देयर पेमेंट इज मेड देन द रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड, यानी उसे हमें क्रेडिट साइड में तो शो नहीं करना, लेकिन जब मैं पे करूंगा तो उसकी एंट्री पेमेंट साइड के अंदर होगी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में आप लिख दोगे क्या? बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ असेट साइड, तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स की बात करते हैं बच्चे। यहां पे तो देखिए अब आ गई आपकी ये बैलेंस शीट। अब ये मोस्टली वो चीजें हैं जो सारी आपको क्वेश्चंस में अभी तक आप करके आए हो। ठीक है, अब सिंपल है बेटा, अगर पार्टनर का लोन का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो, और अगर पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो वो। फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं आपकी पीएनएल, सस्पेंस, डिफरेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब कैश और बैंक, कहते हैं इफ कैश और बैंक आर गिवन इट इज ट्रांसफर टू द बैंक और अकाउंट डेबिट, यानी वो एक्सेप्शंस बता रहा है कि कौन सी चीजें हमें नहीं लेनी। अगर आपको बेटा कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसे रियलाइजेशन के अंदर नहीं लोगे, सीधा का सीधा कहां पे जाएगा बेटा? वो आपकी बैलेंस शीट में बैलेंस आ जाएगा। अब कैश ये रहा आपका, ठीक है, कैश अकाउंट के अंदर आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर ये बैलेंस आपको यहाँ पे गिवन है तो सीधा कहां पे जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट के बैलेंस के अंदर। लोन टू द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो कहां पे आ रहा होगा बेटा? असेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, तो वो भी सीधा कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। मान लो बैलेंस शीट के अंदर ही आपको बी का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड में, यानी असेट साइड में, तो वो कहां पे जाएगा बेटा? पार्टनर्स। अभी आपने जितनी भी स्लाइड्स देखी है बेटा उसमें एक चीज समझ गए होगी, सारी कैसे चलने वाली है? क्रॉस चलने वाली है। उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मैं अकाउंट बनाता हूं फर्म का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का, तो जो फर्म उनको पे करेगी फर्म के लिए एक्सपेंस है और उनके लिए इनकम है। और रूल लगता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारे लिए वो खर्चा है तो डेबिट हो गया, उनके लिए वो इनकम है तो वहां पे वो क्रेडिट हो गई। ठीक है, अगला फिक्टिशियस एसेट्स। बेटा फिक्टिशियस एसेट्स आप सबको बताए, हम थर्ड चैप्टर से इसका ट्रीटमेंट करते हुए आ रहे हैं। सच एसेट्स आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ अ कैपिटल, बेसिकली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स ऑफ बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। अब ये भी समझ लो, अब इसमें भी बेटा असेट्स कैसे बेची जाएंगी? दो ही तरीके हैं, या तो आप कैश में बेचोगे या कोई पार्टनर ले लेगा। अगर बेटा कैश में बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इफ असेट्स इज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर ने ली है फुल सेटलमेंट के बदले में, तो उसकी कोई एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बच्चे, अगर बेटा पार्टनर ने लिया है तो कहां चली जाएगी? पार्टनर कैपिटल में, और कैश और बैंक से हुई है तो कहां चली जाएगी? आगे देखिए, टिप्स, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल एक्सेट्रा आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कहां जाएंगी? ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी।
in the absence of any information regarding the realization of intangible assets, it should be assumed that no amount has been realized from such assets. तो हम ये मान के चलेंगे हमें उन असेट्स से कोई भी अमाउंट नहीं मिला, क्योंकि एक क्वेश्चन डाउट में ये आया था पीछे कि सर गुडविल दी हुई है तो गुडविल रिलाइज भी तो हुई होगी और कईयों ने करी भी हो, ठीक है, लेकिन वो जब तक मेंशन नहीं है तब तक आप उसे नहीं करोगे। क्लास में पहली रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें मैंने ये चीज मेंशन भी करी है वहां पे, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट अगर होता है रियलाइजेशन में तो बेटा जो भी प्रॉफिट है वो सारा कहां पे जाना है बेटा, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, यानी प्रॉफिट आएगा डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल। और अगर बेटा यहीं पे क्या होगा आपका लॉस होगा तो लॉस कहां पे जाएगा बेटा आपका, ठीक है, क्रॉस चलना है बेसिकली हमें जो भी चलना है। अब ये आपका पूरा का पूरा क्या है बच्चे, यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको उतारना है बच्चे यहां पे सन्ड्री असेट्स। स्टेप सेकेंड सन्ड्री लायबिलिटीज। स्टेप थर्ड जो हो जाएगा वो है सारी असेट्स को रियलाइज करना, चाहे वो पार्टनर ले चाहे आप उसे बेचो। और स्टेप फोर क्या है बेटा, सारी लायबिलिटीज को पेड ऑफ करना, ठीक है।